जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या है आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर साथियों अंदर जुनून है तो सफलता भी घुटने टेक देती है। जय हिंद साथियों। आपके यूपी SSSC पेट परीक्षा के लिए अंतिम प्रहार सीरीज चलाई गई है और ये साथियों इस सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है। तो साथियों मैं कुछ फालतू बकवास नहीं करूंगा। जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो इस सीरीज से साथियों प्रश्न मिलाइएगा और साथियों आप झूम उठेंगे, नाच उठेंगे। बस इतना ही बोलूंगा। बस अगर विश्वास हो हम पर तो साथियों ये सीरीज का एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, क्योंकि साथियों बहुत ही छठे छठाए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपके जो यूपी SSSC पेट का सिलेबस है उसमें साथियों जितना भी जीके जीएस का सिलेबस है प्लस आपका करंट अफेयर्स भी इस सीरीज में शामिल किया जाता है। तो यहां से साथियों 100% प्रत्येक शिफ्ट में आपके जो है यहां से 100% प्रश्न फंसने वाला है। बस इतना ही कहूंगा। बाकी साथियों आप एग्जाम देकर जब आएंगे तब यहां से मिलाइएगा और तब साथियों कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। साथियों आपकी स्क्रीन पर सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सौर मंदिर साथियों आपके भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये साथियों 7वीं शताब्दी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था। और ये साथियों वास्तुकला का जो है द्रविड़ वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। तो किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और कहाँ पर है? तमिलनाडु में है सौर मंदिर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगेगा और चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन ... साम्राज्य में था। ठीक है, तो कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिए, कंटक शोधन न्यायालय का प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था। और इसके द्वारा साथियों ठीक है फौजदारी न्यायालय तथा धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो साथियों सबसे पुराने वेद की बात करें तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और साथियों जानते रहिए वेदों की संख्या 4 होती है। ठीक है, और साथियों कौन कौन से वेद हैं चलिए देख लेते हैं। पहला वेद है आपका ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। और साथियों 5वां वेद कहा किसको जाता है? महाभारत को। ये भी आप जानते रहिए। तो साथियों अगर साथियों पूछा जाए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। अगर साथियों पूछा जाए कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद रचा गया है दोनों विधाओं में, तो आपका यजुर्वेद उत्तर हो जाएगा। और गीत संगीत से संबंधित वेद पूछा जाए तो आपका सामवेद हो जाएगा। जादू टोने आदि से संबंधित तथ्य पूछे जाए तो आपका अथर्ववेद सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति ... पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। तो नर्तकी की मूर्ति जो हड़प्पा सभ्यता में मिली थी उसका किस पदार्थ से उसको बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांसा से। कांसा पदार्थ का यूज करके जो है इसकी मूर्ति बनाई गई थी। और ये साथियों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो मूर्तिकला का एक विशिष्ट उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट जिसको आप कहते हैं कोझिकोड में आया था? तो साथियों वास्को डिगामा जो यात्री था वो कालीकट के तट पर कब आया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1498 में। साथियों वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर जो है 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। और उस समय भारत में कौन शासन कर रहे थे? जमोरिन ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और इसके बाद पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य जो है व्यापार आरंभ हो गया यहीं से। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी लंदन में? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मदन लाल डींगरा। ठीक है, वर्ष 1909 में मदन लाल डींगरा ने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोप में उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर को साथियों नाइटहुड की उपाधि मिली थी। और जब साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है,
पंजाब में हुआ था। ठीक है, इसके बाद साथियों इससे आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो उपाधि थी नाइटहुड की उसको वापस कर दिया। इनको साथियों और एक उपाधि मिली थी सर की उपाधि, इसको भी इन्होंने वापस कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता साथियों 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की गांधी जी ने, और जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस समझौते के बाद कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? तो भारत के साथ साथियों किसकी सीमा नहीं लगती? आपका जो ईरान है इसकी सीमा नहीं लगती, बाकी आपका नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, इन सभी की सीमा जो है भारत के साथ लगती है। अगर साथियों प्रश्न आए कि जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, यहाँ पर भारतीय का नाम नहीं लिया गया है। ठीक है, अगर भारतीय का नाम ना लिया जाए, केवल प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, तो सी राजगोपालाचारी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी साथियों आपका ऑप्शन बी सही होगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए साथियों खेतड़ी जो स्थान है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये साथियों कहाँ पर है? यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी स्थित है और ये जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी ... के बराबर होती है। तो साथियों जो देशांतर दूरी होती है समझिएगा, 1 डिग्री देशांतर दूरी अगर हम साथियों तय करते हैं तो आपका उस स्थान, दोनों स्थानों के बीच में 4 मिनट के समय का अंतर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए साथियों ये आपका कोई दूसरा जगह है, ये दूसरा जगह, इन दोनों के बीच साथियों अगर 1 डिग्री देशांतर का अंतर है तो यहाँ पर अगर साथियों 12 बज रहा है तो जब हम इधर जाएंगे तो यहाँ पर 12:04 होगा। ठीक है, तो इस तरह से साथियों, ठीक है, 2 घंटे की बात कर रहा है तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएगा। और साथियों 1 डिग्री में जो है 4 मिनट का अंतर, तो 4 से जब इसमें भाग देंगे तो आपका उत्तर 30 आएगा, यानी कि टोटल जो 2 घंटे में देशांतर दूरी होगी 30 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी का भी उत्तर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप साथियों आपका ऑप्शन सही जाएगा, एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो साथियों आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। इसके पश्चात अन्य द्वीप हैं साथियों, दूसरे स्थान पर आपका अफ्रीका आता है, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? ठीक है, भारत में जीएसटी साथियों इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंग्लिश में। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, ये साथियों आपका भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और ये कहाँ से लिया गया है साथियों? कनाडा से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय साथियों आपका मुंबई में है, मुंबई में। ठीक है, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी 5 करोड़ रुपए के साथ। ठीक है, और ये जो साथियों ये इसका मुख्यालय आरबीआई का मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया साथियों? आरबीआई का अगर प्रश्न आता है तो आपका साथियों स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदय कुमार ने। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह जो है वो उदय कुमार ने डिजाइन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? योजना आयोग का गठन साथियों, अब योजना आयोग का नाम साथियों बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया है। और योजना आयोग के जो साथियों
अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। जो साथियों योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था। और साथियों वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ... लाख रुपया तक ऋण, मुद्रा ऋण जो है प्रदान करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए 10 लाख रुपए तक आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन ले सकते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए तक। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ठीक है, तो सर्वाधिक जो साथियों प्रतिनिधि हैं लोकसभा व राज्यसभा में किस राज्य के हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से। ठीक है, जो साथियों राज्यसभा में साथियों कितने प्रतिनिधि जाते हैं? राज्यसभा में आपके साथियों उत्तर प्रदेश से 31 प्रतिनिधि और लोकसभा में साथियों 80 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन साथियों राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है उस दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो साथियों जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है ये साथियों कहाँ पर है? राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा जो है होता है। किसके? राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा, जिसको साथियों शॉर्ट में DPSP कहते हैं। और ये साथियों संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और साथियों जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो साथियों पृथक्करण है ये आपका अनुच्छेद 50 में वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। किसमें उल्लिखित हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में जो विषय उल्लिखित हैं उस पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों नियम कानून बना सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार कम से कम लोकसभा में सत्र बुलाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और आपके पेट परीक्षा में साथियों 5 नंबर के क्वेश्चन जो है विज्ञान से आएंगे। तो इसमें साथियों आपके 5 क्वेश्चन हमने विज्ञान के भी शामिल किए हैं। चलिए देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है साथियों वो सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो साथियों समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है तथा आभासी बनता तथा वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? कैसा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है साथियों? निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती। और साथियों दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में साथियों दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, दूर की, लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती। तो साथियों जो आपका निकट दृष्टि दोष है इसमें साथियों आपका प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। जो साथियों निकट दृष्टि दोष है इसमें अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। साथियों आप देखते होंगे जो साथियों धातु होते हैं, धातु मेटल, वो साथियों हमेशा ठोस होते हैं, जैसे लोहा। ठीक है, लोहा, इसके अलावा एल्यूमिनियम, तमाम जो धातु हैं सभी ठोस अवस्था में। लेकिन साथियों जो आपका सामान्य ताप है, ठीक है, उस पर आपका जो है पारा Hg जिसको हम संकेत करते हैं Hg द्वारा, वो साथियों आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। Hg मतलब मरकरी जिसको कहते हैं, मरकरी यानी कि पारा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी की कमी से साथियों आपका रिकेट्स रोग होता है और इससे साथियों हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है, गुर्दों अर्थात किडनी से, किडनी से साथियों आपका कौन संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही जाएगा ऑप्शन डी नेफ्रोलॉजी। जो साथियों नेफ्रोलॉजी है वो गुर्दों के विज्ञान से संबंधित है।
चलिए आपका आगे साथियों आ गया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपके पेट परीक्षा में 10 नंबर के साथियों करंट अफेयर्स आएंगे, इसलिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स का हमने लिया है महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए साथियों करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न देखते हैं। जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया? तो साथियों 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। मैसूर में साथियों किया गया था। और साथियों 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम था साथियों वो क्या था? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग, ये साथियों आपका थीम था किसका? योग दिवस का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो जापान और रूस के मध्य साथियों आपका कुरील द्वीप को लेकर विवाद है। कौन सा द्वीप? कुरील द्वीप को। ठीक है, रूस इस द्वीप को कुरील द्वीप के नाम से संबोधित करता है, लेकिन जो जापान है साथियों इसको नॉर्दर्न टेरिटरीज के नाम से जो है संबोधित करता है। अगला हमारा प्रश्न है, मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है ये साथियों, दक्षिण कोरिया नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS वागसीर। INS वागसीर जो है ये साथियों भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला में अंतिम पनडुब्बी है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने, ठीक है, पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है? तो ये साथियों एक भारतीय थे जिन्होंने साथियों ईसाई धर्म अपना लिया था। ठीक है, और ईसाई धर्म अपनाने के बाद इन्होंने अपना नाम लेजा रस रखा था। क्या? लेजा रस। और वे थे कौन? देव सहायम पिल्लई। देव सहायम पिल्लई जो है ये साथियों भारतीय थे और ईसाई धर्म अपनाने के बाद इन्होंने अपना नाम लेजा रस रखा था और इन्हें मरने के बाद संत घोषित किया गया है पोप फ्रांसिस के द्वारा। कहाँ पर? सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में। ठीक है, मई 2022 में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसको आप जानते रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए ये प्रश्न होगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंटस कलर, क्या है साथियों? प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा INS बलसुरा। INS बलसुरा को जो है किससे सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई शिक्षा नीति, ठीक है, NEP 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड साथियों ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है जहां पर साथियों नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है प्राइमरी एजुकेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो आपका जो अमृत सरोवर है साथियों किस राज्य में उद्घाटन हुआ है इसका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। इसको आप जानते रहिए, यूपी स्पेशल से भी ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला है, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निधि छिब्बर। निधि छिब्बर को जो है CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपके GK GS के साथियों। GK GS के आपके 10 प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। तो चलिए साथियों देख लेते हैं 10 प्रश्न आपके GK GS के। पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गमोचा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम में साथियों जो गमोचा है एक सांस्कृतिक प्रतीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो साथियों अगर आप जो मैप जानते होंगे तभी इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो आपको मैप जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, आपका जो है ऑप्शन भी जो मध्य प्रदेश है ये साथियों हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता, बाकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जो राजस्थान है, ठीक है, ये सभी आपका साझा करते हैं हरियाणा के साथ। तो साथियों ये आपका जो कुछ इस तरह से मैप है, और यहाँ पर जो है देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका साथियों हरियाणा है, यहाँ पर साइड में उत्तराखंड है, और यहीं पे आपका साथियों नीचे क्या है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर पूरा आपका राजस्थान है। तो इस तरह से आपका उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा आपस में मिले हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश साथियों कहाँ पर है, आपका राजस्थान के नीचे है, तो ये आपका साझा नहीं करता सीमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो नोबेल पुरस्कार आपका साथियों किस विषय पर नहीं दिया जाता, गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, बल्कि बाकी चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, इन सभी में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भूटान में राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काला कौआ। तो काला कौआ काट खाएगा, ठीक है। तो आपका जो भूटान है साथियों वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है काला कौआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। तो जो सोमनाथ मंदिर है साथियों वो आपका गुजरात तट पर स्थित है, गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका साथियों मनाया जाता है, ऑप्शन डी होगा 15 मई को। कब, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या, क्या, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, पुस्तक का नाम क्या है, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सलमान खुर्शीद ने। किसने, सलमान खुर्शीद ने लिखी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए साथियों आगे आपके 2 प्रश्न और बचे हैं, तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हीरो इंडियन सुपर लीग, हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी ने जो है 21-22 के 8वें संस्करण का खिताब हीरो इंडियन सुपर लीग जीता है, ठीक है, हैदराबाद एफसी, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो 31वां सरस्वती सम्मान साथियों आपका प्रदान किया गया है प्रोफेसर रामधरस मिश्र को, ठीक है। सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है कौन से नंबर का, 31वां नंबर का, और प्रोफेसर रामधरस मिश्र को दिया गया है। तो उम्मीद है साथियों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। पिछली वीडियो इस सीरीज का आपने ना देखा हो तो जरूर देख लें। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।